हाँ, तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी पिछले लेक्चर में देखे इम्पीडेंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो इम्पीडेंस है बेसिकली दिस इज ए ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, या यूं कहें इसको, क्योंकि हमको ये रेजोनेंट या रेजोनेंस फोर्स्ड ऑसिलेशन में पढ़ना है। फोर्स्ड ऑसिलेशन के साथ रेजोनेंस जुड़ा हुआ है, इसीलिए रेजोनेंस रेजोनेंस बोल जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको इम्पीडेंस जो है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ए मोर डिटेल्ड वे। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से के रेफरेंस में समझते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ये यूज होता है। बेसिकली अगर हम कहें इस थ्योरी में, इन द फोर्स्ड ऑसिलेशन, इम्पीडेंस जो है दैट इज द ओवरऑल obstruction to the flow when there are elements like resistance and capacitor and inductor। पिछले ही लेक्चर में हमने तुमको बताया कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस का बिहेवियर जो है उल्टा होता है, आउट ऑफ फेज। एक एनर्जी को डिसिपेट करता है रेजिस्टर, और कैपेसिटर और इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो इनका बिहेवियर उल्टा है, आउट ऑफ फेज। बेसिकली जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, इसमें जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है, जो तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है, और उसके कारण जो फ्लो हो रहा है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं, तो इस सप्लाई और इस फ्लो के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। ये दोनों एकदम सिंपल क्रूड लैंग्वेज में अगर कहें, ये दोनों जो है तालमेल खो बैठते हैं। एक कभी आगे हो जाता है तो कभी दूसरा आगे हो जाता है, कभी फ्लो पहले होता है आगे बढ़ जाता है, तो कभी एनर्जी आगे बढ़ जाता है या वोल्टेज आगे बढ़ जाता है। यही जो कंसेप्ट है ये आगे भी काम आता है, तो इसको थोड़ा सा जो हम लोग पूरा कर लेते हैं, ये तुम लोगों के एसी वाले सेक्शंस के लिए भी जरूरी है। द कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस इन, अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट describes the phase relation। फेज रिलेशन माने कौन पहले बढ़ेगा कौन पहले घटेगा। ठीक है, बता रहे फेज रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ द एनर्जी which is done by the alternating voltage source, AC वोल्टेज बोले जा रहे हैं हम भी, alternating voltage source, and the flow which is the alternating current। इनके बीच में जो है एक डिफरेंस बन जाता है, जिसको हम फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिछले लेक्चर को हम लोगों ने एंड किया था विद द क्वेश्चन कि भैया हम जो है एनर्जी की बात तो हो गई। एनर्जी माने जो वोल्टेज का इक्वेशन तुम लोग निकालते हो फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ, उससे जो है किसी भी आरएलसी सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं। हम डायग्राम फिर से और इक्वेशन दे देते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो करंट और वोल्टेज माने फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो आगे पीछे होने की बात है कि कोई अपने मैक्सिमम को पहले पहुंच गया, दूसरा उसके बाद पहुंचा। रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा नहीं होता, दोनों साइन डिपेंडेंस है। अब ये साइन से अलग कॉस कैसे हो जाता है उसको जरा समझ लेते हैं। ये सर्किट है तुम्हारा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस, और द, इसको और सिंपल लैंग्वेज में तुम समझना चाहो तो, और द स्टेट्स ऑफ voltage and current in this type of circuit, we use a mathematical tool
mathematical tool which is called the phasor. हम लोग फेजर का यूज करते हैं। फेजर शब्द जो है, जो ये टर्म है फेजर, क्योंकि ये फेज रिलेशन को दिखाता है इसलिए इसको फेजर बोलते हैं। ठीक है, ये तुम लोग को जो है कभी डिटेल्स में ऐसी बताने का मौका मिला तो बताएंगे तुम लोगों को। अभी मेन चीज जो है उसको समझ लेते हैं। फेजर जो है, फेजर और द फेजर अलजेब्रा, जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसा ही है, और द फेजर अलजेब्रा describes the phase relationship between the alternating quantities, the current जो कि फ्लो है, एंड द वोल्टेज। तो कोई भी अल्टरनेटिंग दो क्वांटिटीज है उसके बीच में जो फेज रिलेशन है उसको हम फेजर से दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट जो है तुम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, वहां पे तुम्हारे पास क्लियरली दो वेव्स होते हैं। तुम इंटरफेरेंस पढ़ते हो, तुम डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, वहां पर भी जो है इंटरफेरेंस इज बेसिकली द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेव्स। कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनता है कि उसका कंडीशन होता है मैथमेटिकल कंडीशन। वहां पर भी हम लोग फेज की ही बात करते हैं बेसिकली, कि दोनों वेव्स एक साथ पहुंच रहे हैं कि एक दोनों आधा आधा पहुंच रहे हैं। ये जो एक साथ आधा आधा आगे पीछे जो क्वांटिटीज है, जो चीजें हैं, इसको जब हम समझते हैं तो हम लोग फेज का इस्तेमाल करते हैं, फेजर अलजेब्रा मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसा ही है। यहाँ पे हम इसको मोस्ट सिंपल फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमको जो है फोर्स्ड ऑसिलेशन और मैकेनिकल इंपेडेंस की बात पढ़नी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फेजर का कंसेप्ट। इसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, इन दिस मेथड we treat scalar quantities in a manner as if they are vectors. करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीजें जो है दे आर स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन फेज रिलेशन समझने के लिए, क्योंकि हमने बताया, तुमको ध्यान देना, फेज का डेफिनेशन क्या होता है, द स्टेट ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। तो तुम किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब तुम उसका पोजीशन और मोशन बता रहे हो, तो इट इज समथिंग लाइक यू आर ट्रीटिंग देम एज वेक्टर्स। वेक्टर्स में तो क्लियरली करते हैं, वेक्टर्स में बताते हैं ये पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करंट और वोल्टेज को और जितने भी स्केलर क्वांटिटीज हैं इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। कई बार लड़के जो है भाइयों में बोल देते हैं फेजर में जो है करंट और वोल्टेज वेक्टर हो जाता है, हो जाता नहीं है, ट्रीट करते हैं वेक्टर जैसा, टू शो द फेज रिलेशनशिप, टू अंडरस्टैंड हाउ करंट एंड वोल्टेज आर वेरिंग इन द सर्किट। ठीक है, द ओम्स लॉ in the phasor treatment is expressed as, तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ का जो ट्रीटमेंट होता है, ओम्स लॉ का जो हम लोग लिखते हैं, ओम्स लॉ V बराबर IR, यहाँ पे R की जगह जो है हम ओवरऑल रेजिस्टेंस या ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन को लिखते हैं, which is called impedance। यहाँ पे देखो VIZ सब बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं बिकॉज दे आर ट्रीटेड लाइक वेक्टर्स। द बोल्ड लेटर्स shows that they are treated like vectors। ये जो है वेक्टर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं। Z जो है ZE जिसको कहा जा रहा है, ZE is called the impedance and it is the effective sum या effective vector sum। यहाँ पे वेक्टर मतलब तुम
मोमेंटम और वेलोसिटी वाला वेक्टर मत समझना, यहां पे हम फेज रिलेशन में वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। ZE is called the impedance and it is the vector sum of the effective resistance or obstruction produced by the resistance, capacitance and the inductance। यहाँ पे अब ये बात, ये अभी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं भाई, रेजिस्टेंस जो है वो देता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, स्लो डाउन करता है फ्लो को। क्यों करता है? तो उसका कारण ये है कि रेजिस्टेंस जो है एनर्जी को डिसिपेट करता है, दिस इज द रीजन। अब सवाल ये है कि भाई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या करते हैं? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है सप्लाइड एनर्जी में से कुछ स्टोर कर लेते हैं, सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। हमने यहां से कुछ जो है तुमको पैसा भेजा, बीच में एक व्यक्ति जो है वो पैसे को लेकर के कुछ वेस्ट कर दिया, उसके थ्रू जाना है, वो काम हुआ रेजिस्टेंस का। अब उसमें दो लोग और आ गए, उसने जो है कुछ अपना जेब भर लिया, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये भी एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ZE जो है इट इज द इफेक्टिव, इट इज द इम्पीडेंस। अब इसमें जो है तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज VA दिया जा रहा है, जिसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस देंगे, इंडक्टेंस के अक्रॉस देंगे, तुम्हारा दिया हुआ है कंडीशन, सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तुमने जो है वोल्टेज का सम लिखा। अब इसमें सवाल ये है कि हमारा जो करंट है वो क्या होगा? ये तो हमने एनर्जी, ये तो एनर्जी है, हमने लिख दिया। द वोल्टेज और द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, जो कि तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसको तुम जो है किरचॉफ्स लॉ याद करो, वो भी कंजर्वेशन लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, दे आर आल्सो कंजर्वेशन लॉस फॉर एनर्जी एंड चार्ज। तो ये टोटल सप्लाइड एनर्जी कितना है, कितना वोल्टेज गया रेजिस्टेंस को, कितना गया इंडक्टेंस के अक्रॉस, कितना गया कैपेसिटर के अक्रॉस। रेजिस्टेंस का तो समझ में आता है, V बराबर IR हमने लिख दिया। अब ये दोनों जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें हमारा करंट क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट। अब यहाँ पे किताबों में क्या होता है, डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, यहां भी हमें देना पड़ेगा, लेकिन समझ लो क्या होता है। The current in the circuit is not as simple as that in a resistive circuit। किसी रेजिस्टिव सर्किट में जो हम पटाख से V बराबर IR कर लेते हैं, उसके जैसा ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर है और इनका बिहेवियर रेजिस्टेंस के उल्टा है। दैट इज व्हाई द करंट हैज ए डिफरेंट फॉर्म, करंट का फॉर्म यहां पे बदल जाता है। अब यहीं से तुम्हें समझना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज फिजिक्स में आते हैं, कहां से आते हैं। अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर नहीं होता, कैपेसिटर नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस होता, V बराबर IR हमने कर लिया, I बराबर V बाई R, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V बाई R मैक्सिमम करंट होगा। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर which behave differently from the resistor, अब जो है एक वेरिएशन आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज AC वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे, V M मैक्सिमम बाई R साइन ओमेगा T,
But due to the presence of inductor and capacitor, the behavior, the mathematical form of current will be a complex quantity. क्यों? Because their behavior, because inductor and capacitor, they store energy which is different from the behavior of resistance. Their behavior is out of phase from the resistance. That is why the current becomes a complex quantity. Since the capacitor and the inductor behave in a manner opposite to the resistor, so the overall current becomes a complex quantity as the current includes the opposite behavior या of opposite effects of resistor and the inductance and capacitance. इनका ऑपोजिट बिहेवियर को ये इंक्लूड करता है, इसके कारण हमारा जो करंट है, दिस करंट इज रिप्रेजेंटेड और इट हैज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ये करंट का फॉर्म होता है, कारण यही. ठीक है. अब अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर मतलब जहां कहीं भी हम तार को मोड़ मार के लगाते हैं उसको इंडक्टर बोलते हैं. पंखे में लगा होता है, मोटर में लगा होता है, जहां कहीं भी तार मोड़ा गया हो वो इंडक्टर जैसा होता है. इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ये तुम किसी भी बुक में पढ़ सकते हो, तुम्हारे 12th के कोर्स में पढ़ाया गया है. ये होता है एल डी आई अपॉन डी टी. इंडक्टर का जो टेंडेंसी होता है वो होता है, इंडक्टर एक तरह का इनर्शिया है, कैपेसिटर भी इनर्शिया है, और इसी से हम लोग मैकेनिकल इंपीडेंस को पढ़ेंगे. इंडक्टर का बिहेवियर होता है टू अपोज एनी चेंज इन करंट. इसीलिए जब हमारे घर में पंखा चलता है, कोई मोटर जैसा चीज चलता है, बिजली का बिल ज्यादा आता है. जैसे ही तुम स्विच को बंद करते हो, करंट चेंज हुआ, 0 से बढ़ना शुरू हुआ, इंडक्टर जो है उसको अपोज करता है, तो जो सप्लाई है उसको ज्यादा देना पड़ता है एनर्जी, कि उस इंडक्टेंस को वो ओवरकम करे. ठीक है. इंडक्टर हैज ए टेंडेंसी टू oppose the change in current in any across any inductor there is across any inductor the voltage formed. याद रखना, वोल्टेज जो है ये एनर्जी है, उसके अक्रॉस जो एनर्जी है, जो एनर्जी वो स्टोर करता है. एनर्जी कोई भी सिस्टम तभी स्टोर करता है जब उसमें इनर्शिया होता है. ये कभी हम लोग मैकेनिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे. हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग मास हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये होता है हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. अब हमारा करंट का वेरिएशन कैसा है, ई टू द पावर आई ओमेगा टी है. तो ई टू द पावर आई ओमेगा टी, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो आई ओमेगा इधर आ गया, इधर हो गया आई ओमेगा एल आई नॉट ओमेगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी. आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो इसको हम आई ओमेगा एल लिख सकते हैं. कंपेयरिंग दिस with the Ohm's law, we find a quantity that we can call इंडक्टिव रेजिस्टेंस. अभी हम इसको सिंपल सा नाम दे रहे हैं क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टिव लिख दिया. अब V इज इक्वल टू सम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई I, वो क्वांटिटी R होता है ओम्स लॉ में, हम उसको रेजिस्टेंस कह रहे हैं. और ये जो क्वांटिटी है दिस इज आई ओमेगा एल या आई ओमेगा, नहीं आई ओमेगा एल, आई ओमेगा एल. ये जो क्वांटिटी है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, पिछले लेक्चर को याद करो.
हमने उसमें बताया था जब किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में या वेक्टर में हम प्लस आई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट कोरेस्पॉन्ड्स टू ए रोटेशन बाय 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे ध्यान दो, तुम्हारा वोल्टेज भी साइनोसॉइडल है, साइन फंक्शन है। तुम्हारा करंट क्या बना, तुम्हारा जो सप्लाई है VA वो साइनोसॉइडल है। यहां पे जो है VL और I, समझो ध्यान से, वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच हम दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फेजर का कंसेप्ट समझो, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो। VA मान लो अगर एक वेक्टर है, I एक वेक्टर है, तो V हमको कैसे मिल रहा है, V हमको मिल रहा है जब I वेक्टर को हम स्मॉल I आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है, रोटेशन बाय द 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर दूसरे से आगे चल रहा है, हमने रोटेट कर दिया, करंट जो है वो आगे चल रहा है। आगे चलने का मतलब है, आगे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो आगे आगे भाग जा रहा है, पीछे पीछे सप्लाई है, ऐसा नहीं है। कहने का सेंस ये है, करंट अपना मैक्सिमम पहले पहुंचेगा बिफोर द वोल्टेज। Hence, the multiplication of a vector by I या by plus I, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूज होगे तुम लोग, by plus I means पिछले लेक्चर को याद करो, आज ही हुआ है, means a rotation in the anti-clockwise direction by 90 degree. So if V and I are vectors, then in this equation, it means that the voltage and current have a phase difference of plus 90 degree. This is the concept. यही होता है इसमें। इसका मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है, the current reaches its maximum before the voltage। ये जो है वोल्टेज के पहले जो है अपना मैक्सिमम को जाता है, या हाँ मैं पहले मैक्सिमम को जाता है, ये कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, ओमेगा एल क्या है, इसको निकालने के लिए फिर हम लोग वही पुराना अपना टेक्निक यूज करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। ओमेगा एल का तुम डायमेंशन निकाल करके देखना, ये जो है इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस का या ओम्स का आता है। सो ओमेगा एल आई माने रेजिस्टेंस टाइम करंट। तो हमारा जो वोल्टेज है, फेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज अहेड ऑफ द करंट। हमने लगता है उल्टा लिख दिया है, सॉरी, हाँ वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज, सॉरी उल्टा हो गया था ये, वोल्टेज reaches its maximum before the current, या इसको हम यूं कहें, वोल्टेज इज 90 डिग्री अहेड ऑफ करंट। इसको एक और लैंग्वेज में कहा जाता है, वोल्टेज लीड द करंट। वोल्टेज आगे रहता है, करंट जो है उसके बाद अपना मैक्सिमम को लेता है। इसको हम कहते हैं लीड, वोल्टेज लीड या फेज लीड। दिस इज कॉल्ड फेज लीड। लीड माने लीडर, नेता माने जो आगे रहता है। ओमेगा एल तुम अगर इसका डायमेंशन निकालो, चेक करके देख सकते हो तुम। ओमेगा एल हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस
तो ये जो है दिस इज ए क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ओमेगा एल को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में या एसी के टर्म्स में बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब होता है कोई चीज कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज देते हैं तो उसका बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, कैसे रिएक्ट करता है वो। तुमको अगर कोई एक झापड़ मारे तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुरंत एक झापड़ मारोगे कि 2 दिन बाद मारोगे या नहीं मारोगे? whatever is the situation. The term omega L is called inductive reactance. इसको inductive reactance कहते हैं। It shows the response or the reaction. रिएक्शन माने केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, किसी चीज पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन ऑफ द इंडक्टर when an alternating voltage is supplied to it. उसमें जब हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो कैसे वो रिएक्ट करता है। ठीक है। इसी प्रकार का जो दूसरा क्वांटिटी होता है वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हम सिंपल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। अक्रॉस द कैपेसिटर द वोल्टेज इज, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं Q बाई सी। क्यू क्योंकि डी क्यू बाई डी टी होता है तो आई डी टी हो गया। आई को इंटीग्रेट कर लिया हमने, चार्ज निकाल लिया। यहाँ पे माइनस आई से मल्टीप्लाई किया गया है। ध्यान देना, माइनस आई मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, माने यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में माइनस आई आ गया। दिस मीन्स अगर दोनों वेक्टर्स हैं, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड, वो जो है पीछे छूट रहा है, वो अपना मैक्सिमम करंट के बाद ले रहा है। हम डायग्रामेटिकली भी बता दिखा देते हैं। Here the multiplication by minus I shows that the voltage, या minus I shows a rotation by 90 degree in the clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब जो है तुम्हारा जो वोल्टेज है अक्रॉस द कंडेंसर या कैपेसिटर, ये करंट के पीछे है, माने इसको हम कहते हैं वोल्टेज लैग। लैग माने होता है पीछे छूट जाना, लैग करना, छूट जाना, पीछे धीरे हो जाना। दिस शोज by the same explanation as above that the voltage lags behind, इसको लैगिंग बोलते हैं। लैग माने होता है पीछे छूट जाना, lags behind the current by 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये पीछे छूट गया। अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम दे रहे हैं, तो यही जो है, ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, यही इफेक्ट हम लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। तो ये हमारा जो है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन लें तो वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस आई
बाई ओमेगा सी इंटू आई। तो ये जो 1/ओमेगा सी है, 1/ओमेगा सी, this also again has the dimension of resistance and it is the effective resistance across the capacitor, और इसको हम बोलते हैं capacitive reactance, is called the capacitive reactance effect। इसको अगर तुमको समझना है सिंपल लैंग्वेज में, effective resistance offered by the कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस मिलता है, जो बाधा मिलता है, उसको हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द, इट इज द रिएक्शन ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू। जब हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो कैपेसिटर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं इन दिस सिचुएशन, जो हमारा V बराबर IZE का इक्वेशन है, this equation it is expressed in a complex form. Now with all these factors present, the Ohm's law is expressed as, अब तुमको ये समझ में आ गया, रुक जाओ, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है स्नैप, ये क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में से पीडीएफ बनाया गया है। इक्वेशंस तुमको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, इक्वेशंस का कुछ नहीं है, मेन चीज है इक्वेशंस को समझो क्या है। ये जो है, अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि आई कहां से आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल आई के बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जिसका एक रियल पार्ट है रेजिस्टेंस, एक जो है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट माने उसमें सारा वो पार्ट है जिसका बिहेवियर रेजिस्टेंस के उल्टा है। तो ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है, इसी को बोला जाता है इंपिडेंस। जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंपिडेंस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी in the bracket is called the impedance। इसी को हम लोग इंपिडेंस बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर। तो हम इंपिडेंस का हम जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दोनों का पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करें, फिर जो है स्क्वायर रूट ले लें। द मैग्नीट्यूड of impedance is given by this quantity। ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड है इंपिडेंस का। अब अगर तुमसे कोई पूछे ये एक्सप्रेशन कहां से आया, तो तुम बता सकते हो। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में फेज की तरह रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हम आर्गन डायग्राम या आर्गन जो कंसेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इन द पोलर फॉर्म, एक सेकेंड, in the polar form the impedance can be represented as, इसको हम जो है e to the power i phi के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फाई क्या होता है? फाई इज द फेज एंगल। हम साइन फाई कॉस फाई कैसे निकालते हैं? इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट करके निकालते हैं। कॉस फाई जो है रियल पार्ट और मैग्नीट्यूड जो है, जो ये जेड ई और रियल पार्ट का रेशियो होता है। साइन फाई जो है इमेजिनरी पार्ट का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी है, इसमें नया कुछ नहीं है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये जो फाई एंगल है और हम tan फाई कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों से भागा लगा देंगे, साइन बाई कॉस कर देंगे। साइन बाई कॉस करके हमको कितना मिलेगा? साइन बाई कॉस करके हमको कुछ ऐसा मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। ये जो एंगल फाई है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। कौन सा ज्यादा है? ये तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी उसी से दिख रहा है। ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि ज्यादा हो तो फाई जो है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, फाई जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर अब यहाँ पे जो है दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमारा ओमेगा है उसके रेस्पेक्ट में, उसके कारण भी जो है इसमें चेंजेस होंगे। अगर हम डीसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, तो z क्या हो जाता है? इक्वल टू r हो जाता है। द एंगल फाई, एक सेकेंड, द एंगल फाई is called the phase angle and it can be positive or negative depending upon the values of inductive and capacitive reactances. Depending upon the values of inductive and capacitive reactances, इन दोनों के जो वैल्यूज हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओमेगा एल यदि ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, ओमेगा सी यदि ज्यादा है तो नेगेटिव होगा। एट द कंडीशन ओमेगा इक्वल टू 0, omega equal to 0, the it is dc and z is equal to r, z is equal to r। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द इंपिडेंस अंडर डीसी कंडीशन और जीरो फ्रीक्वेंसी। अब तुम यहां पर ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो, खुद कर सकते हो, नहीं होगा तो हम बताएंगे कि कैपेसिटर एसी को पास कराएगा कि डीसी को पास कराएगा, इंडक्टर एसी को पास कराएगा कि डीसी को पास कराएगा। सोच के अगर बता सकते हो तो बताना, नहीं तो हम बताएंगे। इसमें एक कंडीशन आता है जो तुम लोग पढ़े हो, जब ये ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर हो जाते हैं उस सिचुएशन में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो ये जो है दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। अब देखो इलेक्ट्रिकल हो चाहे कुछ और हो, इसमें बेसिकली जो सारा खेल है वो हम दो चीजों को जो है देख रहे हैं, दो चीजों के बीच में तालमेल बैठा रहे हैं। एक एसी वोल्टेज जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दूसरा एसी करंट जो फ्लो कर रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ वोल्टेज सप्लाई। अब जो है एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो फॉर्म होता नहीं है, एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो कहीं पर भी हो सकता है। दिस इज ए इलेक्ट्रिकल एग्जांपल। ये जो है ये तुमको नया लग रहा होगा सुनने में, मैकेनिकल इंपीडेंस। भाई मैकेनिकल सिस्टम में कहां से इंपीडेंस आ? तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो इंपीडेंस का कंसेप्ट है ये कैसे आया, अभी हम लोग कई बार डिस्कस किए इसको। इंपीडेंस का कंसेप्ट आया व्हेन देयर इज a source of energy that is providing energy, due to that energy some things are flowing। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ये रैंडमली फ्लो करते हैं, तो रैंडमनेस वहां भी है। and when in this system you have something which is dissipating energy and you have something which is storing energy, means they are behaving in the opposite way। तो इस सिचुएशन में जो है इंपीडेंस की बात आती है, इस सिचुएशन में इंपीडेंस की बात आती है। तो इम्पिडेंस जो है या जो कुछ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़े हैं, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। द कंसेप्ट ऑफ
impedance appears in any system where there is a supply of energy and there is a flow. Any system that contains factors that supply energy, voltage source जो है तुम्हारा, supply energy, dissipate energy, resistance है, and store energy, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये सब स्टोर करने के काम आते हैं। बीच में जो है कुछ एनर्जी को लेकर के रोक लेते हैं अपने पास। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्योरी है तुम्हारा, पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो बताना, उसको भी देखा जाएगा कभी। अब यहाँ पे दो शब्द बड़े से अजीब से लग रहे होंगे, मैकेनिकल सर्किट। सर्किट माने होता है अरेंजमेंट that provides a path to the flow of energy। ये एनर्जी करंट के रूप में फ्लो हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस is a term that is not only restricted to the electrical system but is also observed in the mechanical systems। अगर हमारे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम ऐसा है जहां पे एनर्जी सप्लाई हो रहा है अल्टरनेटिंग फॉर्म में, एनर्जी स्टोर हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, देयर आल्सो इंपिडेंस कम्स। A mechanical circuit is an arrangement where there are elements that store energy, dissipate energy, and there is of course a supply and flow of energy। तो यही जो है हमारा मैकेनिकल एनालॉग कह सकते हो उसको इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। तो सारी चीजें रिलेटेड है। अब मैकेनिकल सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं? मैकेनिकल में तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं आएगा। मैकेनिकल सर्किट में या मैकेनिकल अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है? मास होता है, इनर्शिया, स्टिफनेस होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस होता है, माने डैम्पिंग फैक्टर्स जो एनर्जी को वेस्ट करते हैं या एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। इन ए मैकेनिकल सर्किट we have mass, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, वन मास जो कि इनर्शिया है, लाइक L and C माने इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सेकेंड यू हैव स्टिफनेस जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी L and C की तरह ही, लाइक L and C, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। उसके बाद जो है रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं फ्रिक्शन, जहां पर एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है मास और स्टिफनेस ये एनर्जी स्टोर करने की टेंडेंसी रखते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो डिसिपेट करता है। तो दोनों का बिहेवियर यहां फिर से उल्टा हो गया। तो यहां भी एनर्जी का फ्लो और एनर्जी का सप्लाई, इसके बीच में जो है एक
तालमेल का डिफरेंस होगा। मास एंड स्टिफनेस आर फैक्टर्स दैट स्टोर एनर्जी and resistance is a factor that dissipates energy. तो यहां भी उसी तरह का सिचुएशन अराइज हो रहा है। देख लेते हैं भाई यहां क्या होता है। तो अब इंपिडेंस का कंसेप्ट फॉर्मूले से पहले, फॉर्मूला तुमको कहीं भी मिल जाएगा, पहले समझ लेते हैं क्या हो क्या रहा है इसमें। इलेक्ट्रिकल का तो समझ लिया। तुम लोग याद करो पिछले जो लेक्चर्स हम लोग देख रहे थे, या हमारे पास जो है इसमें चीजें हैं, लेट मी शो यू, मिल जाए तो अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, हम लोगों को जो है हमको क्लू मिल गया है। क्लू जो है हमको मिल गया है। हम इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, इसी से समझाएंगे। इसको बस अभी हम यहाँ रख देते हैं, इसको हमने यहाँ रख दिया, जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब ये जो मैकेनिकल इम्पीडेंस है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो इम्पीडेंस हम लोगों ने देखा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस होता है टू द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू दीज फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर्स, या एनर्जी स्टोरिंग या एनर्जी और एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट्स जब एक साथ। मैकेनिकल सिस्टम में भी इस तरह के है एलिमेंट्स हम लोग देख लिए। तो इम्पीडेंस जो हम डिफाइन करते हैं मैकेनिकल सिस्टम में, उसको डिफाइन करते हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या, किसका, फ्लो का है। जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसकी स्पीड है, मैंने एनर्जी है। अब क्योंकि उसमें बाधा डालने वाली ये सारे चीजें हैं, डिसिपेटिव और स्टोरिंग फैक्टर्स, तो यूनिट वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको जिस फोर्स की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इम्पीडेंस। और इसका फॉर्म हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से ही लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें जो है तुमको ध्यान देना और कुछ नहीं। रुक जो हमको जो है एक और अप्रोप्रिएट इक्वेशन हमको देख लेने दो, जिससे तुमको हम डायरेक्टली रिलेट करा पाए इन चीजों से। हम ये डिस्प्लेसमेंट ही हम लेकर के चलते हैं। इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। अब तुम्हारी समझ के हिसाब से जो है हम किसी एक को यूज करेंगे। इसको भी हमने रख दिया। ये हम लोगों को कहाँ मिला था, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोगों को मिला, ठीक है, ये मिला था हम लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इस इक्वेशन में एम को लेके थोड़ा 3-5 अगर किया जाए, 3-5 कहने का मतलब है जैसे तुम्हारा रूट अंडर r²/4m² है माइनस s/m, इसमें डिनोमिनेटर जो है m² कर दे, 4 को भी जाने दो, तो ऊपर जो है ये s/m इंटू m हो जाएगा। s जो है ध्यान देना स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है बाय मास। ये क्या होता है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ही हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले समझ लिख लेते हैं हम लोग कि मैकेनिकल इम्पीडेंस क्या होता है। Hence, there are energy storing and energy dissipating elements present in the circuit. So, there will be a factor
like impedance in the mechanical system also, mechanical system also इसमें भी होगा। जो मैकेनिकल इम्पिडेंस है, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। So to maintain a velocity of the oscillating particle in the presence of, ये जो चीजें हैं ये मूव नहीं करने देते, in the presence of these factors we require a force, हमको एक फोर्स की जरूरत होती है ताकि मेंटेन करें। अगर हमारा पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी में बैटरी बदलना पड़ता है। पहले के जमाने में बैटरी नहीं होता था तो उसमें चाबी भरना पड़ता था। वो चाबी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, वी डिफाइन मैकेनिकल इम्पिडेंस as the force that is required to produce unit velocity to the oscillating particle। ऑसिलेटिंग पार्टिकल में यूनिट वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फोर्स की हमको जरूरत है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इम्पीडेंस। इसको भी हम लिखते हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड दिस इज ZM। M माने होता है मैकेनिकल, E माने होता है, पिछले लेक्चर में, पिछले सेक्शन में जो E था, E माने होता है इलेक्ट्रिकल। फोर्स बाय वेलोसिटी, या इसको हम फोर्स को लिखते हैं V टाइम्स ZM। फोर्स और वेलोसिटी तो वेक्टर्स हैं ही। इम्पीडेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है दैट इज सिमिलर टू अ वेक्टर। तो हमने इससे पहले जो दो इक्वेशंस लिखे, अब सवाल ये है कि हम लोग वहां पे पिछले सेक्शन में इलेक्ट्रिकल में देखे, इम्पीडेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स दैट स्टोर एनर्जी, और उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर फिर से एक्सप्रेशन तुमको दे दे। अभी हम लोग देखे यहाँ पे इम्पीडेंस, रुक जाओ, दोनों को कंपेयर करके हम आसानी से लिखते हैं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये हमने वो दोनों इक्वेशंस भी दिए, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा। अभी सर नहीं खपाते हैं, हम लोग जो है एक बेसिक कंपैरिजन से ले आते हैं। द इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस है हमारा। ठीक है, इसी फॉर्म में तो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस किसका किसका सम है? इसमें रियल पार्ट है डिसिपेटिव फैक्टर, रेजिस्टेंस। इमेजिनरी पार्ट में कौन सा आ जाता है? ये जो स्टोरिंग वाले होते हैं, माने यहाँ पे मास और स्टिफनेस वाला आ जाएगा। ठीक है, मास और स्टिफनेस वाला आ जाएगा। द रियल पार्ट is resistance and the imaginary part is the storing factors, so we can write the mechanical impedance in the same way। इसी तरह से जो है हम मैकेनिकल इम्पीडेंस को भी दिखा सकते हैं। रियल पार्ट एनर्जी डिसिपेट करने वाले फैक्टर को रख दे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो स्टोरेज वाले को ले ले, इसके साथ क्या कहते हैं तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के साथ।
तो यहाँ पर भी हम इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ज्यादा इसमें जो है हमको कैलकुलेशन और ज्यादा डेरिवेशन करने की हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पिडेंस होगा, मैकेनिकल इम्पिडेंस, ये भी इसी प्रकार का होगा। रियल पार्ट जो है डिसिपेटिव पार्ट होगा। रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे हम जो है साइन दे देते हैं स्मॉल आर। ये स्मॉल आर जो है मैकेनिकल रेजिस्टेंस है या मैकेनिकल डिसिपेटिंग फैक्टर है। ये स्मॉल एम है, ये जो है स्मॉल के या और एस, कोई भी नोटेशन तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि हम इक्वेशन एक जगह से ले रहे हैं तो हमने एक ही नोटेशन यूज किया है। तुम कोई भी ले सकते हो। सो दिस इज आवर मैकेनिकल इम्पिडेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी था, यहां पर मैकेनिकल इम्पिडेंस भी जो है हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। tan फाई हम उसी तरह से निकाल सकते हैं, फेज एंगल। तो इसमें जो है, इसमें हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, तो सारा फॉर्मूले की बात होगी। फॉर्मूला किसी भी बुक में मिल जाएगा। बेसिकली ये जो फोर्स वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं द फेज रिलेशन बिटवीन द फोर्स, ध्यान देना, बिटवीन द फोर्स दैट इज ड्राइविंग द ऑसिलेशन, that is producing the velocity, which is similar to the voltage supply, AC voltage, and the velocity which is the current, which is similar to the current in the electrical circuit. So basically in this section we will study about the phase relations, between the force that drives the oscillating body and the velocity. क्या ये फोर्स और वेलोसिटी एक ही साथ अपने मैक्सिमम को जा रहे हैं? क्या ये दोनों, एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है? दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल इम्पीडेंस। इसको जो है हम डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।